चुनाव के परिणामों ने बीजेपी को चौंकाने का काम किया है। बीजेपी अपनी जीत का दम भर रही थी, लेकिन यहां पर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। ऐसे में बीजेपी के लिए कई सबक हैं, लेकिन क्या बीजेपी इन सबकों को सीखने के लिए तैयार है? कुछ लोग हमारे साथ हैं कानपुर में, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि वो लोग क्या सोचते हैं। ये बताइए, जिस तरीके से बीजेपी की हार हुई है घोसी में, किस तरीके के सबक बीजेपी के लिए है इसमें? देखिए, बीजेपी का सिस्टम इस समय जो है गलत टाइप पे चल रहा है, गलत राह पे चल रहा है, क्योंकि नए लोगों को मौका नहीं मिल रहा है। पुराने लोगों के कंधे पे ही रख के बंदूक चलाई जा रही है। अगर नए लोगों को मौका नहीं मिलेगा तो कहीं ना कहीं ये इसका खामियाजा पार्टी को भुगतना पड़ेगा। रात भर दगे कारतूस ऐसा कहा जा रहा है, क्या सही है ये? अब इस बारे में तो आप ना पूछिए हमसे। कुछ और लोग उनसे बात करते हैं। ये बताइए कि घोसी की हार के बाद अब राजभर है, उनको कहा जा रहा दगे कारतूस। नहीं, दगे कारतूस तो नहीं है, कुछ ना कुछ तो करेंगे ही आगे लोकसभा में। वो अभी जो कमियां रह गई हैं उसे दूर किया जाएगा, दुरुस्त किया जाएगा, आगे सफलता जरूर मिलेगी। तो राजभर का साथ बीजेपी के लिए जरूरी है और उसका फायदा भी मिलेगा? नहीं, जरूरी तो कोई नहीं है, परंतु साथ हो तो बढ़िया ही है। 1 से 2 भले, 2 से 4 भले। लेकिन घोसी चुनाव में तो कोई फायदा नहीं मिला, हार गए प्रत्याशी। नहीं, घोसी चुनाव कोई गंभीरता से नहीं लिया गया होगा इतना, वहाँ बस और कोई बात नहीं है। जो कोई कमी रह गई है उसे दूर किया जाएगा। क्या आपको भी यही लगता है कि जो घोसी का चुनाव है उसको पार्टी ने गंभीरता से नहीं लिया, या फिर ये मान लिया जाए कि राजभर की हार है? नहीं, पार्टी का चुनाव कोई भी हो, पार्टी की बड़ी गंभीरता से चुनाव लड़ती है। दिक्कत ये है कि राजभर के आने से, अभी भारतीय जनता पार्टी में पहले भी आए, फिर छोड़ के चले गए, फिर आए, उससे एक तो राजभर जी जो अनाप शनाप बयान देते हैं उससे बहुत नुकसान होता है। बयान तो उन्होंने दे दिया, मगर उससे नुकसान किसका किसका हो रहा है उनको ये समझ नहीं है। आपको भी ये लगता है कि जो नए लोग हैं, जिस तरीके से नए नए पार्टनर बनते हैं, अब जनता इनको नकार रही है, ऐसे मौका परस्त लोगों को जो चुनाव लड़ने के लिए आए फिर दूसरी पार्टी में चले गए? तो बीजेपी को क्या चाहिए? आपको क्या लगता है कि बीजेपी कुछ ऐसा करे कि अपने जो पुराने कार्यकर्ता है उन पर ही भरोसा करे? नहीं, भारतीय जनता पार्टी अपने पुराने कार्यकर्ताओं पे भरोसा करती है, लेकिन क्या है, क्षेत्रीय समीक्षा के हिसाब से वहाँ की जनता क्या चाहती है उस हिसाब से होता है। कभी कभी गलत चयन हो जाता है, इसलिए पार्टी विचार कर रही है और क्या गलतियां हुई इसके लिए आगे देखा जाएगा। लेकिन राजभर नुकसानदायक साबित हो रहे हैं। नहीं, राजभर तो नुकसान उन्होंने किया क्योंकि उनकी गलत बयानबाजी। कभी आप पार्टी के पक्ष में बोलते नहीं, हमेशा गलत दिशा में बोलना का काम करते, इसलिए उनसे सिर्फ भाजपा का नुकसान हो रहा है। आपको क्या लगता है कि बीजेपी को नए नए लोगों को मौका नहीं देना चाहिए? जो पार्टी के लोग हैं उनको ही आगे बढ़ाना चाहिए? जो लोग बाहर से आकर के चुनाव लड़ते हैं उनके लिए एक मैसेज है बीजेपी के लिए भी? नहीं, मैं तो ये कहता हूँ पार्टी के लोगों को तो मौका देना चाहिए, लेकिन समय रहते अगर किसी के आने से अगर हमारी ताकत बढ़ती है तो उनको जोड़ना भी चाहिए। और हमें नहीं लगता है कि किसी और के आने से हम कमजोर होंगे, हम मजबूत होंगे। उनके भी आने से ऐसा नहीं है कि वो नहीं है तो हम कमजोर हो रहे हैं, उनके भी आने से मजबूत होते हैं। ऐसा नहीं है कि वो नहीं रहेंगे पार्टी में, या पार्टी के हमारे और पदाधिकारी, हम लोग के जो पदाधिकारी हैं या भी कार्यकर्ता जो भी हैं, वो किसी को भी पार्टी ने जो दिशा निर्देश देती है उस पर खरे उतरते हैं, उनके साथ चलते हैं। फिर पैरासूट उम्मीदवार को लेकर के जो बात की जा रही है कि अचानक से आए, अचानक से चुनाव लड़ लिए? नहीं, वो पैरासूट है, पार्टी का जो भी निर्देश होता है उसका कार्यकर्ता तो उसके तरीके पालन करता है और आगे भी करता ही रहेगा। बीजेपी एज ए बीजेपी वर्कर नहीं, एज ए सामान्य आदमी के तरीके आप बताइए, क्या लगता है बीजेपी को नुकसान हो रहा है इससे? देखिए, किसी के आने से फायदा और नुकसान दोनों होता है। कभी कभी फायदा होता है तो फायदे की भी गिनती की जाती है, नुकसान उसकी भी समीक्षा करनी चाहिए। कहाँ क्या गलती हुई उसको भी ध्यान देना चाहिए, भाजपा को भी देखना चाहिए। कोई नए चेहरे अगर आ रहे हैं तो उनसे फायदा भी होता है, नुकसान भी होता है। अगर फायदा हो रहा है, अगर नुकसान हुआ है तो किन कारणों से हुआ उस पर अगर आगे देखे पार्टी तो ज्यादातर। राजभर को लेकर के क्या सोच है? तो उनको दगा कारतूस बताया जा रहा है? नहीं, राजभर जी को हम अभी इसलिए नहीं कहेंगे। देखिए, किसी के आने से नुकसान भी होता है, फायदा भी होता है, दोनों है। अगर वो आए हैं उसका फायदा भी आगे भविष्य में मिल सकता है। हम ये नहीं कहते हैं कि उनके न आने से नुकसान ही होगा। आज है क्योंकि वो पुरानी सीट सपा की रही है, इस वजह से वो सीट पुनः वो जीते हैं और वहाँ पे उनकी पार्टी के लोग, शिवपाल स्वयं वहाँ 1 महीने रहे हैं, उसका भी इम्पैक्ट आया है। बीजेपी के भी बड़े बड़े दिग्गज हैं, वो प्रचार करने वहाँ पर गए, लगातार स्टार प्रचारकों की टीम वहाँ पर पड़ी रही, लेकिन बीजेपी सीट जीत नहीं पाई। क्या मैसेज है बीजेपी के लिए? देखिए, बीजेपी भारतीय जनता पार्टी देखिए एक देवतुल्य कार्यकर्ताओं की पार्टी है। सभी स्टार प्रचारक वहाँ पर लगे रहे और जितने भी कार्यकर्ता थे उन्होंने ईमानदारी से उनको चुनाव लड़ाया। लेकिन समस्या कहाँ पर आई है, ये विचाराधीन विषय है। देखिए, ओम प्रकाश राजभर जी की वहाँ पे राजभर समाज की वोट बहुत ज्यादा है, तो वहाँ पर किस प्रकार से उनका
काम नहीं किया या प्रतिशोध रहा, उनका जो भी रहा, इस चीज पर विचार किया जाएगा और आगे जो भी निर्णय होगा भारतीय जनता पार्टी वो हम लोग सभी कार्यकर्ता फॉलो करेंगे। ये घोसी के चुनाव का सीधा सीधा से एक सबक ये जाता है कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में जो भी चुनाव होंगे उन चुनावों में समाजवादी पार्टी ही भारतीय जनता पार्टी से सीधे सीधे मुकाबले में लड़ेगी। पसमानदा मुसलमानों को लेकर के बीजेपी लगातार दावा कर रही थी उनके साथ में, लेकिन यहाँ पर निर्णायक स्थिति में होने के बाद भी पसमानदा मुसलमानों ने बीजेपी को वोट नहीं किया, सपा को वोट किया। तो क्या लगता है कि पीडीए की तरफ जा रहा है? देखिए, पसमानदा मुसलमानों का बीजेपी की तरफ झुकाव न होना बिल्कुल सीधे सीधे बताता है कि आज भी उनके दिल में वो गांठ है जो पुरानी थी, वो खत्म नहीं हुई है और उसे किसी भी तरह के प्रलोभन देकर के फिलहाल खत्म नहीं किया जा सकता, क्योंकि बीजेपी के विरोधी दल सब एक हो रहे हैं और वो जितना ज्यादा एक होंगे उतना ही ज्यादा भी उसका विपक्षी मतदाता जो है उनके पक्ष में पोलराइज होगा, उसको रोका नहीं जा सकता। इस चुनाव के नतीजे आने के बाद ओम प्रकाश राजभर को अब दगा कारतूस बताया जा रहा है, तो क्या बीजेपी के लिए वो दगा कारतूस ही साबित होंगे? लोकसभा चुनाव को लेकर के क्या हो सकता है? भाई, ओम प्रकाश राजभर निश्चित तौर पर जिस बेल्ट में काम कर रहे हैं उस बेल्ट में वो नेता है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन क्योंकि जब कोई वेव होती है तो वेव के खिलाफ बड़े बड़े उड़ जाते हैं। नमस्कार, मैं हूं विनीत दुबे। आगरा के चौक चौराहे से आज हम बात करेंगे घोसी उपचुनाव पर। आखिर घोसी उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी क्यों हारी? ओम प्रकाश राजभर पर जो उन्होंने दाव खेला या ओम प्रकाश राजभर जो कि अब एक दगे हुए कारतूस साबित हो रहे हैं, क्या लगता है कि हार का कारण क्या है? क्या बाहरी व्यक्तियों ने भाजपा को हराया या फिर समाजवादी पार्टी मजबूत और ज्यादा हो गई है, या पसमानदा मुसलमानों का जो कार्ड है कहीं वो भी गेम करता नजर आ रहा है? इन सब बातों पर चर्चा करेंगे। हमारा तो यही कहना है कि पहले एक आदमी 5 आदमी से लड़ता था, बीजेपी एक थी, सब बहुत सारा कारण से बहुत सारे लोग इकट्ठा थे। अभी इनके अंदर वो इकट्ठा होने के बाद थोड़ा थोड़ा सा बिखराव भी आ गया और दूसरी साइड में जो 5 लोग 8 लोग हो गए थे, पार्टियां बन गई थी अलग अलग, वो सब इकट्ठा हो गए, तो ठीक उल्टा हो गया। पहले जो था कि भाई इधर अपोजिशन में 5 लोग हैं, ये लोग जो है अकेले थे और वोट इनके इकट्ठा थे। अभी इनके अंदर थोड़ा थोड़ा बिखराव आ गया मामूली सा, और दूसरी साइड में जो बिखरे हुए थे इकट्ठा हो गए। इससे क्या लगता है आपको कि क्या सबक लेना चाहिए भाजपा को या बाहरी व्यक्तियों ने भारतीय जनता पार्टी को मारा? नहीं, ये उनकी अपनी, हर पार्टी की अपनी प्लानिंग होती है, जिसको सबक लेना वो अपने आप समझ जाएगा क्या सबक लेना है क्या नहीं लेना, लेकिन अब प्लानिंग्स होती है सबकी अपनी अपनी। देखिए, और चलते आगे और आगे बातचीत करेंगे भाई साहब से। सर, आप बताइएगा, आपको क्या लगता है कि घोसी चुनाव जो हुआ उसमें जिस तरीके से हार हुई, सपा जीती, क्या लग रहा है? जैसे चुनाव होते हैं, चुनाव में हार जीत तो एक रहती है, पर हार जीत के बावजूद सबक तो लेना चाहिए। दावे तो बड़े बड़े किए जा रहे हैं, दावे तो दोनों साइड से बड़े बड़े किए जाते हैं, पर गठबंधन इस बार सफल रहा। पर जो सफल रहा तो बीजेपी की खामियों की वजह से, या तो वो उन समुदाय या किसी को पहुंच नहीं पाए जहां पर वोट उन्हें मिलना चाहिए था, उसका फायदा आपको गठबंधन ने, इंडिया ने लिया है। उसको सबक लेते हुए बीजेपी को बहुत कार्य करने की आवश्यकता है, क्योंकि 2024 में फिर इलेक्शन में सुधार नहीं किया गया तो आगे बहुत ज्यादा दिक्कत आ सकती है बीजेपी की। यहाँ पर ये देखा भी गया कि घोसी उपचुनाव के दौरान समाजवादी पार्टी ने जो गठबंधन की इंडिया हो चुकी है, उन्होंने पूरी ताकत वहां झोंकी, पूरा कह सकते हैं अखिलेश यादव, शिवपाल यादव, रामगोपाल यादव सब वहीं पड़े हुए थे। तो इसका असर हुआ कि सब लोग वहां थे समाजवादी पार्टी, इसी वजह से बीजेपी के लोग जो थे वो कहीं ना कहीं, या फिर जो प्रत्याशी था वो थोड़ा ठीक नहीं था, भ्रम में रखा गया। मेरे को तो इनफैक्ट क्या लगता है कि लोग ये देख रहे हैं कि जैसे हम लोग बात करते हैं बार बार कि बीजेपी में आके वॉशिंग मशीन वॉश आउट हो जाती हैं सारे, तो लोग भी शायद इस चीज को एनालिसिस कर रहे हैं। कहीं ना कहीं विपक्ष इस बात की रखता है कि साहब ऐसा होता है, ऐसा होता है, तो हो सकता है इस इलेक्शन में भी जनता के मन में ये बात आई हो कि साहब ऐसा क्यों कर रहे हैं लोग। हो सकता है ये एक सिग्नल हो बीजेपी के लिए कि अपनी चीजों को सही करें। इस तरह से कबूतरों को लाकर अगर वो प्लेस करेंगे तो डेफिनेटली चीजें खराब होंगी। तो मेरे ख्याल से इनको अपने आप को रोकना चाहिए और थोड़ा उसूलों को लेकर चलना चाहिए, नहीं तो फिर तो अगर इस तरह से गंदे लोगों को लेकर आएंगे ये लोग तो फिर तो यही पार्टी हो जाएगी, फिर अंतर क्या रहेगा। लगातार चर्चा चली रही है, आप सुन भी रहे होंगे कि हम घोसी उपचुनाव पर बात कर रहे हैं।
कैसे हारे, भारी व्यक्ति ने हराया, या लगता है कि पसमानदा मुसलमानों का कार्ड जो सोचता कि हमारे साथ आगे वो नहीं आया, यह क्या लगता है? ये सपा ने बहुत ज्यादा मेहनत कर ली। देखिए, जैसा कि सभी राजनीतिक विशेषज्ञ कहते हैं कि जो पूर्वी उत्तर प्रदेश का मतदाता है उसकी राजनीतिक सूझबूझ मध्य उत्तर प्रदेश या अपना वेस्ट यूपी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मतदाता के मुकाबले अधिक है। वहाँ का मतदाता, पूर्वी उत्तर प्रदेश का मतदाता मुद्दों की राजनीति करता है। वो कोई मंदिर या मस्जिद की राजनीति नहीं करता, वो रोजगार व्यापार की राजनीति करता है। वहाँ व्यापार कम है इस समय पूर्वी उत्तर प्रदेश में, शिक्षा का स्तर कम है, लेकिन राजनीतिक सूझबूझ वहाँ के मतदाता में ज्यादा है। क्या तस्वीर देख रहे हैं 2024 में, भाजपा या इंडिया? देखिए, यहाँ का उत्तर प्रदेश का आदमी रोजगार की राजनीति नहीं करता, खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश का। वो विकास की राजनीति नहीं करता, उसे मंदिर मस्जिद की राजनीति अच्छी लगती है। तो अगर कोई ध्रुवीकरण कर दिया जाएगा तो ध्रुवीकरण के कारण बीजेपी लीड ले सकती है, और लेकिन अगर ध्रुवीकरण नहीं किया जाएगा, मुद्दों की राजनीति की जाएगी, तो बीजेपी के अधिकांश विधायकों की जमानतें जब्त हो जाएगी। मैं तो अभी ये सुन रहा था, कई जातिगत नेता वहाँ गए और वो कह रहे थे हमारे 70,000 वोट हैं, 40,000 मिलेंगे। कोई कह रहा हमारे 40,000 वोट हैं, 20,000 मिलेंगे, 25,000 मिलेंगे। भैया, इतनी बड़ी हार हुई है, तुम्हारे वोट कहाँ गए? 5-5, 6-6 दिन तक इन लोगों ने कैंप किए, मंत्रियों ने। वो मंत्रियों के वोट कहाँ गए? मेरी समझ में अभी ये नहीं आ रहा। इसका मतलब है सीधा सीधा कि मुस्लिम तो बीजेपी को देता ही नहीं है, न मुस्लिम कभी देगा। वो चाहे ऊपर से कुछ भी कहता रहे और कहीं किसी को कुछ भी बना दें, लेकिन सवर्ण और जितने भी हमारी जो वो हैं, बिल्कुल प्रायोरिटी के आधार पे अच्छे लोगों को टिकट दिए जाएं और अच्छे लोगों को भली पार्टी से दें। घोसी उपचुनाव के दौरान कह रहे थे कि पसमानदा मुसलमान जो उधर का है वो सब भाजपा की तरफ है, लेकिन यहाँ दिखाई नहीं दिया। नहीं, बिल्कुल नहीं है। होता तो इनकी जीत निश्चित, जीत नहीं होती तो कम से कम सम्मानजनक हार होती। भारतीय जनता पार्टी के लिए बाकी एक बड़ी चुनौती है कि 2024 को कैसे अपनी दशा और दशा तय करनी है। जनता क्या कहती है वो भी हमने आपको सुनवाया। अब शीर्ष नेताओं को तय करना है कि जो कमियां हैं उनको कैसे दूर किया जाए और कौन इस हार का जिम्मेदार है। वीडियो जर्नलिस्ट मनोज के साथ आगरा से विनीत दुबे, न्यूज उत्तर प्रदेश।